मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। और आज जो है हमारी सेकेंड क्लास है एमपीटेट वर्ग 1 की। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो मैं यही कहूंगी कि आप एक बार प्लीज डेमो वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब पर आपको एमपीटेट वर्ग 1 की जो फर्स्ट क्लास है वो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन पर भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना। और जल्दी से आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए ताकि आपका बैकलॉग नहीं बने और हमारे साथ क्लास वाइज क्लास आपका कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे समाज शास्त्र की प्रकृति। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, है ना, कि समाज शास्त्र की जो उत्पत्ति है उसके पीछे की क्या कहानी है, कौन लोग थे, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या कुछ हुआ, वो सब हमने कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट क्लास में। ठीक है, सो देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि जो समाज शास्त्र की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, है ना। हमने कहाँ पे देखा था, फ्रांस में देखा था। समाज शास्त्र के जनक किसको देखा था हमने, अगस्त काउंट को देखा था। ठीक है, ये जनक है ना। और कब हुई थी तो हमने 1838 और 1839 देखा था, क्योंकि कई जगह ये ऑप्शन सही होता है और कई जगह ये वाला ऑप्शन आता है, तो हमें इसे टिक करना होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत में भी तो समाजशास्त्र आया ना, ये तो फ्रांस में था, है ना। अब भारत में कैसे आया वो हम देखते हैं। तो भारत में जो समाजशास्त्र आया है वो 1994 में आया है। कहाँ आया है, बम्बई विश्वविद्यालय में आया है। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट था उसके तहत आया। ठीक है, 1919 में पैट्रिक गिड्स जो हैं समाजशास्त्री, इनकी अध्यक्षता में एक अलग से विभाग बनाया गया समाजशास्त्र का और इसकी पढ़ाई शुरू की गई। पहले जो समाजशास्त्र है वो किसके साथ में था, अर्थशास्त्र के साथ हम पढ़ते थे, अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं था, है ना। लेकिन फिर पैट्रिक गिड्स जो हेड बने और इनके अध्यक्षता में, इनके निर्देशन में एक अलग से समाजशास्त्र के लिए विभाग बनाया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो ब्रजेंद्र सिंह हो गए 1917 में, है ना, 1921 में हो गए आर के मुखर्जी। तो इन लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना समाजशास्त्र, इसको क्या मिल सके, इसको मान्यता मिल सके, जो कि मिली भी। ठीक है, 1928 में मैसूर में और 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती जो कर्वे हैं, इनकी अध्यक्षता में विभाग बना। कहाँ बना, पुणे में बना, है ना। 1928 में मैसूर में बना। ठीक है, और धीरे 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 जो समाज शास्त्र का महत्व है, ये हम इंटरेस्ट बोलें कि लोगों को ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा, लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद आने लगा, तो धीरे 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 इसका विकास होता चला गया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे आए, बहुत सारे विद्वान ऐसे आए जिन्होंने कहा कि कोई बहुत पुराना जो विज्ञान है वो नहीं है, अलग अलग टाइम पर हम इसको पढ़े हैं, है ना। और कुछ ने कहा कि 100 वर्षों से संबंधित है। ठीक है, और जो बॉटोमोर हैं, टीबी बॉटोमोर, इन्होंने 1750 से 1850 तक का जो वर्ष है ना, 1750 से 1850 तक का जो टाइम पीरियड है ना, उसको क्या कहा है, उस पूरे टाइम पीरियड को इन्होंने सोशियोलॉजी के लिए उत्पन्न वर्ष कहा है। ठीक है, और इन्होंने एक डेफिनेशन दी, एक बात भी कही कि जो समाजशास्त्र है वो एक ऐसा है आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से ओके, है ना, जो एक शताब्दी से ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, बॉटोमोर ने क्या कहा कि समाजशास्त्र कैसा है, आधुनिक विज्ञान है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समाज शास्त्र को आधुनिक विज्ञान किसने कहा है, तो आपको याद रखना है ये किसने कहा है, बॉटोमोर ने कहा है। ठीक है, अब हम समाजशास्त्र की प्रकृति पढ़ लेते हैं। प्रकृति क्या होती है, किसी भी चीज की प्रकृति, उसका नेचर क्या होता है कि वो कैसा है ना। वो अपने आप में उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो बिहेवियर है, वो कैसा है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए,
अगस्त कॉम्ट जो है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आए, बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री आए जिन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि जो समाजशास्त्र है वो क्या है, विज्ञान है। उन्होंने कहा कि, बहुत सारे लोगों ने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, ये एक कला का विषय है। ठीक है, लेकिन अगस्त कॉम्ट ने कहा कि ये गलत बात है, समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है। इनफैक्ट इन्होंने इसको विज्ञानों की रानी कहा है ना। इन्होंने क्या कहा, विज्ञानों की रानी। और क्यों कहा है, क्योंकि जो समाज शास्त्र है ना, आप इसके तथ्यों को तर्क कर सकते हैं, है ना। सिद्धांत इसमें भी अप्लाई होते हैं, इसमें भी काम स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि हम एक साइंस के किसी काम में करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को हम फाइनल करने में या उस पर वर्क करने में हम जो प्रोसेस यूज करते हैं, वही प्रोसेस इसमें भी होती है। मेथड्स यूज होते हैं, टूल्स यूज होता है, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, आंकड़े बनते हैं, टेबुलेशन होता है, सारणीयन होता है, एसपीएसएस का यूज होता है, कि बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम उस नजरिए से देखें कि अगर हमने कोई बात कही और अगर हम उसको प्रमाणित करते हैं, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा तो यही है कि अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं तो आप उसको प्रमाणित भी कर पाए, है ना। यानी अगर 2+2 यहाँ पे 4 है तो आप उसको साबित कर पाए कि ये 2+2 4 ही होता है। तो अगस्त कॉम्ट का मानना ये था कि समाजशास्त्र में भी अगर कोई थ्योरी आई है या कोई बात आई है तो वो भी तो साबित करते ही हैं हम, है ना। उस पर भी तो क्वेश्चन होता ही है, तर्क वितर्क तो होता ही है। यानी समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है, और सबसे टफेस्ट विज्ञान है, यानी टफेस्ट साइंस माना है। क्यों, क्योंकि अगर हम मैथ की बात करें, मैथ क्या होगा, अगर 2+2 हमारे भारत में 4 है तो 2+2 अमेरिका में भी तो 4 ही होगा। अगर हम फ्रांस चले जाए तो भी तो ये 4 ही होगा। लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। समाजशास्त्र में अगर हम केवल भारत की बात करें, भारत में भी अलग अलग सोसाइटी हैं, तो सोसाइटी टू सोसाइटी जो थ्योरी है वो वेरी करती है ना। जो सिचुएशन हमारे भारत में है, जरूरी तो नहीं है कि वही सिचुएशन आपको अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में कहीं देखने मिले, है ना। यानी हर सोसाइटी का अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है, हर सोसाइटी की अपनी इंडिविजुअल सॉल्यूशन होती है। एक थ्योरी किसी सोसाइटी में अप्लाई होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दूसरी सोसाइटी में हो। और समय के हिसाब से सारी चीजें परिवर्तित होती हैं, है ना। तो यानी सोचिए कितना टफ है कि आपने कोई 10 साल पहले किसी सोसाइटी के बारे में कुछ स्टडी किया और आने वाले अगले 10 साल के बाद वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया हो, है ना, या उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आ गए हो, तो आपको वापस से स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे कारण थे कि अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा, इसको विज्ञानों की रानी कहा। ठीक है, अब देखो कई सारे ऐसे भी लोग थे जो समाज शास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाह रहे थे। मतलब वो ये चाह रहे थे कि जो समाज शास्त्र है ना उसको विज्ञान ही माना जाए, जिसमें आते हैं स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर और पेरेटो, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो समाज शास्त्र है वो विज्ञान होना चाहिए। अब ऐसे लोग जिन्होंने विज्ञान नहीं माना सोशियोलॉजी को, उनका ये कहना है कि ये विज्ञान कैसे हो सकता है, इसके पास अपना कोई विषय सामग्री नहीं है, ना हम इसको माप सकते हैं, ना हम इसको तौल सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है हम इसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अब जब यहाँ पे भविष्यवाणी बात आई है तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐड कर देती हूँ एक चीज, कि एक एल्विन एल्विन टॉफलर एल्विन टॉफलर नाम के समाजशास्त्री थे, जिन्होंने बहुत समय पहले, मुझे फिलहाल ईयर याद नहीं है ना, लेकिन बहुत समय पहले जब मोबाइल का आविष्कार भी नहीं हुआ था, ठीक है, जब मोबाइल बना है तो सबसे पहले हमारे पास कीपैड मोबाइल होता था, छोटा सा नोकिया का बना था। फिर धीरे 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 आज के टाइम पे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं जिसमें भी 5G है ना। कुछ सालों पहले तक हम 2G में थे, है ना। मतलब मुश्किल से वो नेटवर्क चलता था। तो आप ये सोचिए कि जब मोबाइल इन्वेंट भी नहीं हुआ था, उसके भी पहले एल्विन टॉफलर नाम के जो समाज शास्त्री थे, इन्होंने ये कह दिया था कि आने वाला जो समय होगा, जो आने वाला भविष्य होगा, वो इंटरनेट से घिरा हुआ होगा। इंटरनेट जैसी कोई चीज होगी और हर एक इंसान उसके जाल से, उसके नेट से घिरा हुआ होगा। तो अगर ये बात करें कि भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, तो कई ऐसे हमारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज का जैसे जैसे अध्ययन किया है, जैसे जैसे उन्होंने समाज को समझा है, तो उन्होंने भविष्यवाणी भी की है।
है ना, कि सर्विलांस सोसाइटी की बात हुई है कि आने वाला जो टाइम होगा उसमें हर एक इंसान की जो प्राइवेसी है वो भंग होगी। कई ऐसे समाजशास्त्री आपको देखने मिलेंगे जिन्होंने भविष्यवाणी की, और आज हम वो चीज देख सकते हैं कि आज के टाइम पे प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है। आपकी हर एक चीज कहाँ है, या तो आपके फोन में है, आपके लैपटॉप में है, अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो आप कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपकी बातें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, यानी आप कहीं ना कहीं पूरे चारों तरफ से कैमरा से इंटरनेट से आप घिरे हुए हैं। और यही बात तो एल्विन टॉफलर ने कही थी, तो बेसिकली भविष्यवाणी हुई, है ना। लेकिन जो थिंकर नहीं मान रहे थे कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, और भी बहुत सारी इन्होंने बातें कही कि इसमें सीमाएं नहीं है, बहुत सारी चीजें कही, ठीक है। बॉटमोर ने कहा कि समाज विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध सबसे अच्छा तर्क ये है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीजें जो है उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये इनकी थ्योरी थी, ठीक है। अब मिल्स है। मिल्स ने समाजशास्त्र को विज्ञान विज्ञान नहीं माना, उन्होंने क्राफ्ट माना। क्राफ्ट क्यों माना, उनका ये कहना था कि इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, अलग अलग तरीके से हमें स्टडी करना पड़ता है, अलग अलग टाइम पीरियड में चीजें बदल जाती हैं, कोई चीज एक जगह पे सही है तो कोई चीज वही दूसरी जगह पे गलत है, कहीं पे कोई सामाजिक समस्या है तो वही चीज कहीं दूसरी जगह वो एक हम बोल सकते हैं आविष्कार है, गिफ्ट है ना। तो उन्होंने क्राफ्ट मानना ज्यादा उचित समझा। अब देखिए कई ऐसे सोशलॉजिस्ट थे जो इसे जब माने कि ये एक साइंस है तो उन्होंने कुछ तर्क दिए। क्या कुछ तर्क दिए, और यही जो तर्क है ना, ये किसी भी सब्जेक्ट को विज्ञान होने के लिए भी लागू होता है ना, कि अगर कोई साइंस है कोई सा सब्जेक्ट तो वो क्यों साइंस है उसके कारण ये है। और जिन लोगों ने माना है कि सोशियोलॉजी भी एक साइंस है, उन्होंने भी वही तर्क दिया कि इसमें हम वैज्ञानिक पद्धति का यूज करते हैं। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं हम हवा में नहीं करते हैं, हम प्रॉपर एक मेथड फॉलो करेंगे। अगर हम पार्टिसिपेशन और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम उसकी बारीकियों से हम बारीकियों को समझेंगे किसी सोसाइटी को। जैसे हम ट्राइब्स के बारे में कितना कुछ जान रहे हैं आज के टाइम पे, कि हम पहले जानते थे। कितने सारे सोशलॉजिस्ट आए जिन्होंने ट्राइब्स पर स्टडी किया, ऐसे तो नहीं किया होगा, मेथड फॉलो करी कुछ ने, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फॉलो किया, कुछ ने शेड्यूल फॉलो किया, कुछ ने नॉन पार्टिसिपेंट फॉलो किया। अलग अलग तरह की स्टडी लोगों ने अपनाई, अलग अलग मेथड लोगों ने यूज किया, है ना। यानी वैज्ञानिक पद्धति पर बेस्ड नॉलेज गेन हम कर रहे हैं ना। नेक्स्ट, समाज शास्त्र में अवलोकन के द्वारा हम तथ्यों को भी एकत्रित करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम देख रहे हैं क्या कुछ हमारे आसपास हो रहा है, तो उसी बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। समाज शास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण भी होता है जैसा कि मैंने कहा, और उसका एनालाइज भी होता है, विश्लेषण भी होता है। हम जैसे जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे, हम उसको टेबुलेशन में डालेंगे, फीड करेंगे, है ना। और उसके बाद हम उसका एनालाइज भी करेंगे कि हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए क्या रिजल्ट है, क्या है, उसका हम विश्लेषण करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है ना। उसके बाद में समाजशास्त्र क्या है इस चीज का भी हम उल्लेख करते हैं। तो बेसिकली ये समाजशास्त्र साइंस है, ठीक है। अब समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की हम विवेचना करते हैं। हम समाजशास्त्र में ये नहीं बोलते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो भी जिस माध्यम में जिस रूप में उपस्थित है हम उसको उसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। हम उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करते हैं, हम उसमें किसी भी तरह का मिर्च मसाला नहीं लगाते हैं, एज इट इज हम उसको सामने रखते हैं। जैसे संयुक्त परिवार कैसा था पहले, आज स्ट्रक्चर बदल गया है। जाति व्यवस्था में क्या कैसी चीजें हैं, जाति में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, है ना। हमने उसको उसी तरह सामने रखा है, लोगों को हमने उसी तरह से बताया है, ठीक है। आगे, समाजशास्त्र घटनाओं की व्याख्या कार्य कारण के आधार पर करता है ना। समाजशास्त्र में जो भी घटनाएं हैं वो उसकी व्याख्या किस बेसिस पे करता है, कार्य कारण पे। क्या कुछ कारण होंगे, क्या उसके फंक्शन होंगे, है ना। हम इनके सिद्धांत जो भी हैं हम उनका पुनर्परीक्षण भी कर सकते हैं और भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एल्विन टॉफलर का आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक। अब हम इसका वास्तविक प्रकृति देखते हैं। जो वीर स्टीड है इन्होंने बहुत सारा स्टडी किया, सारी राम कहानी सुनी, पढ़ी, देखी, समझी, और फिर इन्होंने कुछ बेसिक से इसके नेचर बताए सोशियोलॉजी के। तो पहला इन्होंने बोला कि जो समाज शास्त्र है वो फाइनली क्या साबित हो गया
कि वो एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि वो नेचुरल साइंस है ना, वो सोसाइटी का विज्ञान है, सोसाइटी का साइंस है, प्रकृति का साइंस नहीं है। अगला इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक वास्तविक और पद्धति वाला विज्ञान है, ना कि आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं है कि हमारी थिंकिंग ये है तो हम उसको वही चीज साबित करेंगे। सीधी सी चीज है, सोशियोलॉजी कैसा है, पद्धति हम यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, जो जैसा है उसकी वास्तविकता को वैसे ही रखते हैं। समाजशास्त्र कैसा है, अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं है, आप इसे छू नहीं सकते, ये एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्र जो है वो एक सामान्य विज्ञान है, कोई विशिष्ट की कैटेगरी में इसे नहीं रखना चाहिए। अगला, समाजशास्त्र में हम तार्किक बातें भी करते हैं, अवलोकन भी करते हैं। ठीक है, ये बीयर स्ट्रीट का कहना है, आगे आपको कुछ और चीजें भी देखने मिलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बीयर स्ट्रीट ने जो भी फीचर्स बताए उससे ये साबित हो रहा है कि जो समाजशास्त्र है वो कैसा है, निरपेक्ष है, वास्तविक है, विशुद्ध है, अमूर्त है और सामान्य विज्ञान तो है ही, साथ में ये तर्क योग्य भी है, यहाँ पर अनुभव सिद्ध भी होते हैं। अब हम बात करते हैं विषय सामग्री की। ओके, अब विषय सामग्री में देखिए बहुत सारे थिंकर आए जिन्होंने अपनी अपनी बहुत सारी बातें बोली हैं। तो हम मोटवानी की बात करते हैं। समाज, इनके अनुसार जो समाजशास्त्र वो एक भवन के जैसा है, एक बिल्डिंग के जैसा है। यह सामाजिक जीवन के तथ्यों का समन्वय नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र विज्ञान है जो समन्वय का फल है, कि बहुत सारी चीजें हुई जिसके हम बोले रिजल्ट स्वरूप हमको क्या मिला है, सोशियोलॉजी मिला है। ठीक, अगस्त कांत ने कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रकृति का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। अगस्त कांत ने दो प्रकार की विषय वस्तु बताई, एक सामाजिक स्थितिकी विज्ञान, सामाजिक गतिकी विज्ञान। जब हम इनको पढ़ेंगे इंडिविजुअल थिंकर तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, अभी हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, पॉइंट याद रखना है अभी। दुर्खिम ने तीन तरह की विषय वस्तु बताई, सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाज शास्त्र। इसके बाद एंकलेस आए, इन्होंने व्हाट इज सोशियोलॉजी, जो कि इनकी बुक भी है, इसमें इन्होंने तीन प्रकार की समाजशास्त्र के विषय वस्तु बताई। पहला तो ये अनुभाविक है, ऐतिहासिक है और फिर क्या है, ये विश्लेषणात्मक है। लेस्टर वार्ड ने दो भाग में बांट दिया, शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र। ठीक है, टॉनिस ने भी इसको तीन भाग में बांट दिया, विशुद्ध समाज, शुद्ध और विशुद्ध एक ही चीज है ना, फिर व्यवहारिक और प्रयोगशील। चैपिन ने तीन भागों में बांटा, ऐतिहासिक पद्धति है, सांख्यिकी पद्धति है, पर्यवेक्षण पद्धति है। जॉर्ज सिंगल ने तीन भाग में बांट दिया, सामान्य, दार्शनिक और स्वरूपात्मक। कार्ल मैनहीम ने भी तीन भाग में बांटा, इन्होंने सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक और व्यवस्थित समाजशास्त्र में बांटा। गिन्सबर्ग ने चार भाग में बांटा है, सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक विकार या व्याधि शास्त्र। सोरोकिन ने तीन भाग बताए इसके, सामाजिक घटनाओं में सह संबंधों का अध्ययन, सामाजिक जीवन पर अन्य कारकों का प्रभाव और सामाजिक जीवन की विशेषताओं का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, समाजशास्त्र में करते हैं। यूटर एंड हर्ट ने तीन प्रकार बताए हैं, सामाजिक विरासत का हम इसमें अध्ययन करेंगे, व्यक्तित्व और उसका विकास देखेंगे, है ना, और सामाजिक और उसका परिवर्तन का भी हम अध्ययन करेंगे। और फाइनली हम समाजशास्त्रीय संरचना, प्रकार और सामाजिक जो दृढ़ता है उसका अध्ययन करेंगे। मैकाइवर ने तीन भाग बताए, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। योगेंद्र सिंह ने भी इसको चार भाग में बांटा है, दार्शनिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत। और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने हर पॉसिबल चीज यहाँ पे दी है आपको ये याद रखना है कि किसने सोशियोलॉजी को किस उसमें नजरिए में रखा है। ठीक है, विषय वस्तु हम देख लेते हैं। गिन्सबर्ग ने अपना विषय वस्तु दिया, इसमें इन्होंने चार एलिमेंट्स शामिल किए, जिसमें पहला है सामाजिक आकारिकी, जिसको सोशल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आकारिकी का सीधा समझ में आ रहा है, आकार से संबंधित बात हो रही होगी, है ना। इसमें समाज के आकार स्वरूप को निश्चित करने वाली जो विशेषताएं हैं, जैसे जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का आकार, ये सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से मिलकर क्या होता है, संरचना का निर्माण भी होता है। फिर आता है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। अब सामाजिक नियंत्रण कैसे होता है, किसी भी इंसान के ऊपर एक सोशल कंट्रोल होता है, उसके ऊपर कुछ नियम कानून लागू होते हैं। हर इंसान के मन में सोसाइटी के विरुद्ध जाने के अगर वो सोच रहा है तो कुछ ना कुछ डर रहता है। वो क्या है, कैसे कंट्रोल करती है सोसाइटी किसी इंसान को, कोई रीति, कोई प्रथा के थ्रू, परंपरा के थ्रू, लोकाचार बना दिया, कोई कानून बना दिया, नैतिकता, धर्म, फैशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कंट्रोल होता है। और इन्हीं सारी चीजों का हम अध्ययन कहाँ करते हैं, समाजशास्त्र में।
अगला इन्होंने बोला सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्या होता है? अंतः क्रियाएं, है ना, समूह हो गया, दो ग्रुप्स हो गए, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इंसान हो गए, उनके बीच क्या होगी? अंतः क्रिया। उस अंतः क्रिया का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? सोशियोलॉजी में। अंतः क्रियाओं से क्या होता है? सामाजिक संबंध बनते हैं, सोशल रिलेशन बनते हैं, है ना। और ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यूअस। इससे होता यह है कि सहयोग होता है, लोगों में संघर्ष होता है, और प्रतिस्पर्धा का भी भावना आती है सॉरी, उसका अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं? सोशियोलॉजी में। फाइनली इन्होंने बताया सामाजिक व्याधिकी, सोशल पैथोलॉजी, जिसके अंदर हम जो भी समाज को विघटित करने वाली है, जो भी समाज में समस्याएं उत्पन्न करने वाली परिस्थिति हैं, दशाएं हैं, जो भी चीजें हैं, है ना, जिससे समाज में विचलन हो रहा है, हम उन सभी का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कैसे, क्यों अपराध हो रहे हैं, बाल अपराध क्या है, निर्धनता, बेकारी, ये जो भी चीजें हैं ये सब। ठीक। अब आते हैं दुर्खिम। दुर्खिम ने भी विषय वस्तु को जो है वो 3 भागों में बांटा। पहला सामाजिक आकार की, जिसमें हम आकार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी, इसमें ऐसे तत्वों को इन्होंने इंक्लूड किया जिससे क्या होता है? सोसाइटी का निर्माण होता है। देखो, शरीर की बात हो रही, सामाजिक शरीर, इसको तोड़िए, समाज और शरीर। समाज का शरीर, समाज का शरीर कैसे बनेगा? आकार किसमें? उसमें परिवार होगा, उसमें धर्म होगा, उसमें जाति होगी, उसमें संस्थाएं होंगी। ठीक है। अगला सामान्य शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत सभी जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी, समूह होंगी, संस्थाएं होंगी, जो व्यक्ति के कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और दुर्खिम ने ये सामान्य समाजशास्त्र को क्या बोला है? दार्शनिक अंग कहा है। ठीक है। अब आते हैं केरन्स। इन्होंने 6 भागों में बांटा। पहला है मानवीय क्रियाएं, है ना, ह्यूमन एक्शन हम पढ़ते हैं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संहिताएं, कोड्स, सोशल कोड्स। ये 6 भागों में किसने बांटा? केरन्स ने। अब आते हैं र्यूटर और हॉट के अनुसार, जिन्होंने बांटा है सामाजिक विरासत के रूप में सोशल हेरिटेज, व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक प्रक्रियाएं। ये चीजें हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, है ना। मैंने इनने 2 बात बताई, व्यवस्थित और सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र। जॉर्ज जिमेल आते हैं, इन्होंने सोशल जो प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, इसको ही क्या बोला है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु। क्योंकि इनके हिसाब से जो सामाजिक प्रक्रिया है ना, उससे ये निर्धारित होता है कि जो हमारा सोसाइटी होगा, जो हमारा समाज होगा, वो कैसा होगा। ठीक है। जिमेल ने कहा, ये डेफिनेशन भी है, समाज जो है वो व्यक्तियों का एक संकलन मात्र है, जिसकी रचना कैसे होती है? आपस में जो अंतः क्रियाएं होती है ना, उस बेसिस पे होती है। तो जिमेल ने इन सारी चीजों के आधार पर 3 प्रकार के समाजशास्त्र बोले। सामान्य समाजशास्त्र, जिसमें हम संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन करते हैं। दार्शनिक समाजशास्त्र, जिसको इन्होंने ज्ञान मीमांसा कहा है। फिर स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, जिसमें सहचर्यों के रूपों का अध्ययन किया जाता है, किस बेसिस पे? सामाजिकता के आधार पर। फिर आते हैं फ्रैंक वार्ड, जिन्होंने 2 तरह के समाजशास्त्र बताए हैं। पहला शुद्ध यानी प्योर सोशियोलॉजी, फिर व्यवहारिक यानी अप्लाइड सोशियोलॉजी। प्योर सोशियोलॉजी का कहना है कि जो भी समाज की संरचना होती है, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसमें हम नियमों की खोज करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा हुआ, क्या वो प्योर है? वो एकदम कैसा है? प्योर है। हम नई नई चीजें देख रहे हैं, हम सोसाइटी के बारे में कुछ नया ढूंढ रहे हैं, है ना। अब सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है, क्या है? जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हम किस में करते हैं? व्यवहारिक में। शुद्ध में हमने ढूंढा और व्यवहारिक में हमने उसका समाधान देखा। ठीक है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र जो है, तो बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने बहुत तरह के स्कूल पर बात की, बहुत सारे अपने अपने मत दिए, लेकिन फाइनली जो समाजशास्त्र का क्षेत्र है, इसको 2 भागों में बांटा गया। किसमें? स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक में, है ना, सिंथेटिक और फॉर्मल स्कूल के अंतर्गत। ठीक है। स्वरूपात्मक को फॉर्मल स्कूल कहा जाता है, ठीक है, और इसको सिंथेटिक स्कूल कहा जाता है। अब ये क्या है? स्वरूपात्मक संप्रदाय। अच्छा, एक चीज और, स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है, इसको विशेषात्मक, विशिष्टात्मक, जॉन, औपचारिक संप्रदाय, इन सभी नामों से बोला जाता है। ठीक। इसको याद रखने का तरीका ये मान लीजिएगा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूप, है ना, स्वरूप जैसा भी है, जो भी है, हम उसी पर फोकस करते हैं।
है ना। यानी इस स्कूल के जो फॉर्मल स्कूल के थिंकर्स हैं, इन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है वो कैसा है, एक विशिष्ट विज्ञान है, विशेष विज्ञान है ना, इसका नाम ही है विशेषात्मक, ठीक है, विशेष विज्ञान है। इन्होंने कहा कि जैसे राजनीति है, मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र, इसी तरह से कैसा है, ये एक समाज शास्त्र है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे संबंधों का अध्ययन करेंगे, स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, जो समाज शास्त्र है वो स्वतंत्र है, इसमें किसी भी दूसरे विज्ञानों का, दूसरे विषयों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर है, एकदम क्लियर है, नीट है, ठीक है। ओके, यह संप्रदाय समाजशास्त्र को केवल समाज में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के संबंध है वहीं तक सीमित रखते हैं, है ना। इन्होंने ये कह दिया कि इसका दूसरे अध्ययन जो है दूसरे विज्ञानों से इतना है नहीं, ठीक है। अब ये इसके जो जनक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक बोल दो, प्रतिपादक बोल दो, फाउंडर बोल दो, कौन है, जॉर्ज सिमेल है। लेकिन जॉर्ज सिमेल तो फाउंडर हो गए। सपोर्टर्स कौन कौन है, तो मैक्स वेबर याद रखना है, वॉन वीज, वीरकॉन, स्मॉल, टॉनिस, रॉस, फार्कबर्गेस, बोगल और लियोपोल्ड, इन सबके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मल स्कूल से कौन कौन लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अब जॉर्ज सिमेल हैं इनके फाउंडर। तो जॉर्ज सिमेल ने कहा कि हम इसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। फिर उन्होंने डेफिनेशन दे दी, सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से क्या होता है, सामाजिकरण होता है। और सामाजिकरण को ही क्या कहा है इन्होंने, स्वरूपों का विज्ञान कहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन एज अ चीज याद रखनी। फिर वॉन वीज आए, इन्होंने भी सामाजिक संबंध को विषय वस्तु बताया है ऑलरेडी। फिर इन्होंने डेफिनेशन दी कि तो समाज शास्त्र वो एक विशिष्ट विज्ञान है जिसके अंदर हम मानव के संबंधों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानव के जो संबंध है उससे ही स्वरूप का निर्माण होता है और यही उसकी विशिष्टता है ना। वॉन वीज ने, यहाँ पे मैं एक बार वापस से लिख दे रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वॉन वीज ने सोशल रिलेशन पर तो 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। कहाँ से, सोशल रिलेशन पर बेस्ड, है ना, सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूप का अध्ययन किया है। ओके, मैक्स वेबर भी इसी के अंतर आते हैं। मैक्स वेबर ने भी यही कहा है कि जो सामाजिक क्रिया है वो क्या है, समाज शास्त्र की विषय वस्तु है, ठीक है। फाइनल हमारा आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। अब समन्वयात्मक संप्रदाय यानी सिंथेटिक, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है या फाउंडर कौन है, सोरोकिन, याद रखिएगा, समन्वयात्मक में सोरोकिन, ठीक है। साथ याद रखिएगा, समन्वयात्मक सोरोकिन, साथ से समन्वयात्मक, साथ से सोरोकिन। लेकिन सपोर्टर्स में आ जाएंगे दुर्खिम, हॉबहाउस, विंसवर्थ, हेज, वार्ड, मैकाइवर पेज, गिडिंग्स, विलस्टीड, कॉम, जॉनसन और गम्प्लोविच, ये सब आ जाएंगे किसमें, सपोर्टर्स में। कहाँ से, सिंथेटिक स्कूल से, ठीक है। सिंथेटिक से ऐसे समझिए जो सिंथेटिक कपड़ा होता है कैसा होता है, एकदम प्योर। अगर हम कॉटन लेने जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं, प्योर कॉटन दीजिए। अगर हम प्योर कॉटन मांग रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद भी रहे, अगर हम प्योर कॉटन की डिमांड कर रहे हैं तो प्योर कॉटन किसमें चला जाएगा, हमारा फॉर्मल स्कूल में, ठीक है, स्वरूपात्मक में, ठीक। अगर हम सिंथेटिक मांग रहे हैं, अगर हम सिंथेटिक मांगते हैं या हम कॉटन, हमको कभी कभी कुछ और मिक्स उसमें मिलता है, जो हम छूते हैं तो हमको समझ में आता है कि इस कपड़े में कुछ और भी मटेरियल मिक्स है। तो जब हम सिंथेटिक की मांग कर रहे हैं यानी उसमें और भी चीजों का उसमें मिक्सअप है, और भी चीजें मिली हैं, उसमें कोई सिंगल चीज में नहीं है वो कपड़ा, है ना, यानी ब्लेंड है, कई सारी चीजों का क्या है, वो ब्लेंड है। तो जब हम ब्लेंड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं समन्वयात्मक, समन्वयात्मक यानी सिंथेटिक स्कूल की, ठीक है। तो जिस तरह सिंथेटिक का जो कपड़ा होता है उसमें एक से ज्यादा जो मटेरियल होते हैं उनका ब्लेंड होता है, उसी तरह से जो समन्वयात्मक स्कूल या सिंथेटिक स्कूल के जो फॉलोअर्स हैं उनका कहना ये है कि जो समाज शास्त्र है ना वो स्वतंत्र नहीं है ना, वो बहुत सारे विज्ञानों से मिलकर बना है। समाज शास्त्र का संबंध कई सारे विज्ञानों से, उसमें राजनीति शास्त्र भी है, उसमें अर्थशास्त्र भी है, उसमें दर्शन शास्त्र भी है, सबसे संबंध है। समाज शास्त्र का जो रिलेशन है वो सभी विज्ञानों के साथ है। हमारा जो
सिलेबस है उसमें ये चीज भी है कि हमारा समाजशास्त्र अन्य विज्ञान संबंध ये टॉपिक भी है हमारे पास, हम इसको भी पढ़ेंगे, है ना। तो आपको सिंथेटिक स्कूल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्कूल के इस संप्रदाय के लोगों का मानना ये था कि जो समाज शास्त्र है वो स्वतंत्र नहीं है, इसमें बहुत सारे विज्ञानों का विलय मिक्सडअप है, इसमें कई सारे विज्ञान से संबंधित है ये। तो ये स्वतंत्र कैसे हुआ, सिंथेटिक हुआ, ये समन्वयात्मक हुआ, ठीक है। देखिए इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की जगह क्या बनाने के प्रयास में थे, सामान्य विज्ञान ही आप इसे मानिए। क्यों? क्योंकि ये संबंधों, केवल संबंधों का अध्ययन नहीं कर रहा है, ये पूरी सोसाइटी का अध्ययन कर रहा है ना। स्वरूपात्मक में संबंध पर फोकस था कि सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रिया, है ना। लेकिन इस स्कूल के समन्वयात्मक के जो फॉलोअर हैं, इनका मानना ये था कि ऐसा तो नहीं है ना कि समाज शास्त्र में सिर्फ संबंध का अध्ययन किया जा रहा है, नहीं, उसमें पूरी सोसाइटी का अध्ययन किया जा रहा है। सोसाइटी में क्या समस्याएं चल रही हैं, किस कारण से वो समस्याएं आई, कौन सी संस्थाएं हैं, क्या कुछ कहानी, सब का अध्ययन कौन करता है, समाज शास्त्र, ठीक है। सोरोकिन जो है वो समाज शास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते हैं। स्पेंसर ने समाज शास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज को माना है और वे समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान मानते हैं। दुर्खिम समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से ऐसा इन्होंने माना, और इन्होंने समाज शास्त्र को क्या कहा है, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है। ये कीवर्ड है, सामूहिक प्रतिनिधान किसने दिया है, दुर्खिम ने दिया है, ठीक है। ओके, तो ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड थी। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज की क्लास में हमने क्षेत्र पढ़ लिया, विषय वस्तु पढ़ लिया, है ना। भारत में सोशियोलॉजी कैसे आई हमने वो देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। और आपको अभी भी अगर कहीं डाउट है कि बैच आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, क्लास रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। डेमो के लिए आप हमारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कई सारी वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी सोशियोलॉजी की कई वीडियो है, यहाँ पर आप हमें फॉलो करते हैं अगर, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप ज्वाइन कीजिए। अभी जो हमारा बैच है 1999 में आपको मिल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और ज्वाइन कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता, कंफ्यूजन होता, हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।